हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। नहीं समझ में आए, कन्फ्यूजन हो तो फिर से इस लेक्चर को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये जो मैंने कर्व बनाया है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व बनाने के पीछे क्या एप्लीकेशन है ये समझो। ये कर्व हमें ये बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जिसके वजह से परसेंटेज सेचुरेशन हेमोग्लोबिन हम लोग को पता चल जाए। जैसे कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा तो कितना परसेंट हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई कर लेगा, ये हमें बताएगा। देखो, सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन का बात करें, यानी परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन का बात करें, तो एक हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसमें फेरस आयन भी प्रेजेंट होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई। यानी कि एक हेमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। अभी देखो, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड नहीं है, तो ऐसे हेमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलेंगे? डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब देखो, हेमोग्लोबिन के पास एक प्रॉपर्टी होता है, मैंने आपको बताया था एफिनिटी के बारे में, कि हेमोग्लोबिन का ज़्यादा एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, फिर उससे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और ऑक्सीजन के लिए तो सबसे कम उसका एफिनिटी होता है। यानी कि ऑक्सीजन मतलब हेमोग्लोबिन जो है वो कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं करता ऑक्सीजन को, उससे 24 से 25 गुना ज़्यादा वो पसंद करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होना, और 200 गुना ज़्यादा वो पसंद करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होना। तो इसलिए ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना कोई ऐसा इजी प्रोसेस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड होने के लिए हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। तो देखो, जब एक ऑक्सीजन यानी पहला ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाएगा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, तो दूसरे ऑक्सीजन के लिए थोड़ा इजी हो जाता है बाइंडिंग होना, एफिनिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड होने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और जब सेकेंड मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है तो थर्ड मॉलिक्यूल और इजीली बाइंड हो जाता है, और फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और इजीली बाइंड हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड होते जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का एफिनिटी, हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। अब देखो, परसेंटेज सेचुरेशन की बात करें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बाइंड है, यानी 4 में से 1 ऑक्सीजन बाइंड हो गया है, तो ये कितना हो गया? ये 25% सेचुरेट हो गया है। इसमें देखो 2 ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो ये 50% सेचुरेट हो गया हेमोग्लोबिन, और यहाँ पर चारों स्पेस पे ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो यहाँ पर ये 100% सेचुरेटेड है, यानी कि फुल्ली सेचुरेटेड है, और ये सभी क्या है? पार्शली सेचुरेटेड है। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैंने अब आपको बताया कि पहला ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो दूसरे के लिए आसानी रहेगा, इजी होगा बाइंड होना, और तीसरे के लिए और इजी होगा बाइंड होना। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये ग्राफ में समझ में आएगा तुमको ये सारी चीज़ें। देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमें क्या दिखा रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस में क्या है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 केसेस हमें पढ़ने, एक 25% जब पहला ऑक्सीजन बाइंड होगा, एक 50% जब दूसरा ऑक्सीजन बाइंड होगा, 75% जब तीसरा ऑक्सीजन बाइंड होगा, और 100% जब चौथा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा तब। अब ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये एस शेप का लगभग मतलब होता है, इसलिए हम लोग इसको सिग्मॉइड बोलते हैं। ठीक है, लीनियर नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 100 पार्शियल प्रेशर 100 होने पर, जब ये 100% सेचुरेट हो रहा है, तो जब पार्शियल प्रेशर 50 होता तो इसको 50% सेचुरेट होना चाहिए था। जब पार्शियल प्रेशर 25 होता तब इसको 25% सेचुरेटेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग 100% सेचुरेटेड का बात कर लें, यानी कि जब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो रखा है एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, ये हो गया 100% सेचुरेशन। अच्छा, ये कब होगा? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ कहाँ पे होता है? लंग्स में, एल्वोलाई के केस में। वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, इसीलिए वहाँ पर उस दैट केस में ऑक्सीजन बाइंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, ये जो लिखा है ना, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा या सिस्टमिक आर्टरी, ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात हो रहा है। लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है।
ये काम कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन CO2 से ज़्यादा होगा। यानी ये जो चीज़ मैंने आपको बताया है ये लंग्स में हो रहा है, यहाँ पर 100% सेचुरेशन हो रहा है। अब देखो 60 से लेकर के अप्रॉक्स 95% तक, यानी जब पार्शियल प्रेशर 60 से 95 के बीच में है, परसेंटेज सेचुरेशन आप देखोगे कि 90 से 100 के बीच में ही है। यानी कि जब पार्शियल प्रेशर 95 से घट के 60 पहुंच गया, फिर भी परसेंटेज सेचुरेशन जो है वो 90 के ऊपर ही है। लेकिन आप वही देखोगे 75% सेचुरेशन का बात करोगे, 75% मतलब जब एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड है तब वो 75% सेचुरेटेड होगा। जब 75% सेचुरेशन हुआ उस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 40। देख रहे हो, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 75% सेचुरेट होने के लिए पार्शियल प्रेशर भी 75 चाहिए होता, लेकिन यहाँ पर 75% सेचुरेट हो गया कब? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 से डिक्रीज होकर के 40 पहुँच गया। और देखो तुम, जब 50% सेचुरेट हो जाएगा कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो पार्शियल प्रेशर में डिक्रीमेंट कितना हुआ है? 40 से 30 के बीच में सिर्फ 10 यूनिट का डिफरेंस हुआ है। जबकि आप परसेंटेज सेचुरेशन में देखोगे 75 से 50 पहुंच गया, यानी कि 25 का डिफरेंस आ गया। यानी कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि एक समय के लिए तो पार्शियल प्रेशर में चेंज आने के वजह से परसेंटेज सेचुरेशन में ज़्यादा चेंज नहीं दिखता है, लेकिन उसके बाद पार्शियल प्रेशर में थोड़ा सा ही चेंज आने की वजह से लार्ज यूनिट हम लोग को चेंज देखने के लिए मिलता है परसेंटेज सेचुरेशन में। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या है, ये 25% का बात करो। 25% मतलब जब एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंडेड है तो वो कंडीशन कहलाएगा 25% सेचुरेटेड, ये वाला। इस केस में आप देखोगे तो पार्शियल प्रेशर कितना चाहिए होता है? 20 चाहिए होता है 25% सेचुरेट होने के लिए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जितना हेमोग्लोबिन सेचुरेट होता है, यानी कि एक हेमोग्लोबिन के साथ अगर 4 ऑक्सीजन बाइंड हुआ लंग्स में तो टिश्यू को रेस्टिंग स्टेज में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा। यानी कि 100 में से ओनली 20% ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू टिश्यू फॉर फंक्शन करने के लिए रेस्टिंग कंडीशन में। देखो वही चीज़ यहाँ पर भी है 75%। ये कौन सा केस है? ये मैं आपको बता रहा हूँ रेस्टिंग कंडीशन में। देखो ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, सिस्टमिक वेन, ये सारी चीज़ें डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये सारे वेसल्स हैं। ये काम आपका चल रहा है टिश्यू लेवल पे। तो यहाँ परसेंटेज सेचुरेशन 100 पहुँच गया, उसके बाद जो भी चीज़ है वो टिश्यू लेवल पे ही काम चल रहा है। टिश्यू के पास जाने के बाद जब पार्शियल प्रेशर में डिक्रीमेंट होकर के 40 पहुँच गया, आपको याद होगा कि टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 45। तो टिश्यू के पास जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 रह जाता है उस केस में क्या होता है कि 75% सेचुरेशन बचा रह जाता है हेमोग्लोबिन के पास। यानी कि डिफरेंस कितना आया? 25%। 25% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया। सेम बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टिश्यू हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर के आता है लंग से, उसका सिर्फ 25% ही वो ट्रांसफ़र करता है किसको? टिश्यू को फंक्शन करने के लिए। रेस्टिंग कंडीशन का बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज सेचुरेशन 75 अभी भी है। डिक्रीज कितना हुआ है? 25% डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि 25% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया। अब देखो क्या हो रहा है कि आप अभी लेटे लेटे मस्त आराम से लेक्चर देख रहे हो, रेस्टिंग कंडीशन में हो, आपको थोड़ा सा जोश आया, टॉपिक समझ में आ रहा है, आप उठ करके बैठ गए, या आप चलते चलते लेक्चर देख रहे हो, आप थोड़ा सा फंक्शंस कर रहे हो, आपका मसल्स, आपका टिश्यू थोड़ा फंक्शन स्टार्ट कर दिया, तो अब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो जब आप फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हो तो ऑक्सीजन यूटिलिटी बढ़ जा रहा है टिश्यू का, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का डिक्रीज होने लगता है। जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होकर के 40 से 30 आ जाता है, ये काम कहाँ हो रहा है? टिश्यू पे। टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब डिक्रीज होकर के 40 से 30 पहुँच गया तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ? परसेंटेज सेचुरेशन कितना रह गया? 50। यानी कि 50% ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया, और 50% वो खुद रखा हुआ है। देखो हेमोग्लोबिन अगर 100% सेचुरेट हो गया लंग्स के पास तो अभी ये क्या है? फुल्ली एक तरह से मतलब गोडाउन बन चुका है ऑक्सीजन का। जितना तुम काम करोगे उतना मैं ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टिश्यू जितना ज़्यादा फंक्शन करेगा
हेमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते जाएगा टिश्यू को, लेकिन फिर भी 25% तो वो रखता ही अपने पास है, मैक्सिमम वो 75% ही देता है। वो भी कब, जब विगरस एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो जब विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उस केस में भी 75% ऑक्सीजन ही आपको देगा हेमोग्लोबिन, 25% वो खुद ही के पास रखेगा। देखो मैं अभी बता भी रहा हूँ वो चीज़। अब मान लो कि 30 से आपका पार्शियल प्रेशर घट करके 20 आ गया, अब थोड़ा और आप मेहनत करने लगे, थोड़ा और एक्सरसाइज वगैरह करने लगे, कूदने लगे, दौड़ने लगे, तो अब आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में और डिक्रीज हो गया, 30 से 20 आ गया। तो इस केस में क्या करेगा, हेमोग्लोबिन आपको 25% और ऑक्सीजन दे देगा। यानी अब जो हेमोग्लोबिन का सेचुरेशन है वो 25% है, 75% जो है वो टिश्यू को प्रोवाइड कर दिया। देखो ये अपोजिट ऊपर से हम लोग को देखना पड़ता है, 100 में से 25 डिक्रीज करेंगे तो 75 बचेगा, यानी कि 75% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन किसको दे दिया, टिश्यू को दे दिया। तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये टिश्यू को ये रेस्टिंग कंडीशन में है। फिर ये 50% कब है, जब आप लिटिल वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में, जब आपका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। और ये कंडीशन कब है, विगरस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके टिश्यू को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा, तो टिश्यू में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन उसको और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। तो देखो जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होकर 20 पहुँच जाएगा तो हेमोग्लोबिन 25% सेचुरेटेड ही रह जाएगा, यानी कि ये थर्ड वाला कंडीशन जिसमें 75%, देखो ये चीज़ है, 25% सेचुरेटेड रह गया, बचा हुआ जो 3 ऑक्सीजन है वो दे दिया टिश्यू को फंक्शन करने के लिए। समझ में आया ये ग्राफ कैसे जा रहा है। अब नेक्स्ट समझो आप P50 क्या है, P50 वैल्यू क्या होता है, P50 वैल्यू क्या है। P50 वो वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जब परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन 50 रह जाता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का वो वैल्यू जब हेमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड रह जाता है, यानी कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से उसके पास अब सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रह गया। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 50% सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का वो वैल्यू जिस केस में परसेंटेज सेचुरेशन हेमोग्लोबिन कितना रह गया, 50 रह गया। जब क्या यहाँ पर इस केस में आपको दिख रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर 30 है तो उस केस में आपका परसेंटेज सेचुरेशन कितना है, 50 है, यानी कि इस केस में आपका P50 वैल्यू कितना है, 30 है। देखो ये P का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, परसेंटेज सेचुरेशन नहीं है, और ये 50 का मतलब है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। अब देखो P50 का क्या हो, एफिनिटी पे डिपेंड करता है P50। जैसे अडल्ट के अंदर बात करें तो अडल्ट के अंदर जो हेमोग्लोबिन है और जो फीटस के अंदर हेमोग्लोबिन है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के एफिनिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फीटस का जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, जबकि अडल्ट का जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के लिए कम एफिनिटी शो करता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब एफिनिटी ज़्यादा होगा, ये केस आपको फीटस में देखने को मिल सकता है और ये केस आपको एडल्ट में देखने के लिए मिल सकता है। देखो एडल्ट के केस में क्या है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम है, फीटस के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है। फीटस के लिए एफिनिटी ज़्यादा है तो उसका P50 वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा समझो, अगर मैं फीटस का बात करूं तो 50% सेचुरेट होने के लिए यहाँ पर 30 पार्शियल प्रेशर लग रहा है अगर अडल्ट में, तो फीटस में वही 50% सेचुरेट होने के लिए 30 से कम ही पार्शियल प्रेशर लगेगा। यानी कि अगर मान लो 20 पार्शियल प्रेशर लगा, इसका मतलब कि जब पार्शियल प्रेशर 20 है उस समय फीटस का आरबीसी 50% सेचुरेट हो गया। लेकिन अडल्ट के केस में ऐसा नहीं है, 50% सेचुरेट होने के लिए 30 पार्शियल प्रेशर तो मिनिमम होना ही चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर पार्शियल प्रेशर 30 है तब जा करके अडल्ट का हेमोग्लोबिन 50% सेचुरेट हो पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो P50 जो है वो एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन के एंटी प्रोपोर्शनल है। अगर एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है तो P50 वैल्यू कम ही पार्शियल प्रेशर पे आ जाएगा, और अगर एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन कम है तो P50 वैल्यू अटेन करने के लिए ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अच्छा सेम चीज़ अगर एल्टीट्यूड के लिए मैं बात करूँ, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट।
यानी कि सी लेवल से अगर हम लोग जितना ऊपर चलते जाएं उतना ज़्यादा हाइट बढ़ते जाएगा। एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, समझ, तो देखो मैं क्या बता रहा था कि जब एल्टीट्यूड पे हम लोग जाएंगे यानी कि सी लेवल से हम लोग हाइट पे जाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाते हैं, माउंटेन पे मान लो चले गए, वैली पे चले गए, तो वहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऊपर जाने पे डिक्रीज होने लगता है। तो एल्टीट्यूड में जाने के बाद क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा तो समझो, एक तो हेमोग्लोबिन का ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम है, ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हेमोग्लोबिन में काफ़ी ज़्यादा पार्शियल प्रेशर का जरूरत पड़ रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उसमें भी डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, एफिनिटी और ज़्यादा कम हो जाएगा। और जब एफिनिटी कम हो जाएगा तो P50 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर सी लेवल पे, लेट सपोज सी लेवल पे अगर P50 वैल्यू 30 पार्शियल प्रेशर पे आ रहा है, तो अब हाइट पे जाने के बाद P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वही 50% सैचुरेट होने के लिए 30 से ज़्यादा, लेट सपोज 40 पार्शियल प्रेशर का जरूरत पड़ने लगेगा। यानी कि जब 40 पार्शियल प्रेशर होगा उस केस में 50% सैचुरेट रह पाएगा। आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट अब हम लोग शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये जो लेफ्ट और राइट शिफ्ट आता है इस ग्राफ में वो क्यों आता है और किसके वजह से आता है। चलो नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट के बारे में समझ लेते हैं कि जो ये जो ग्राफ में आपको शिफ्ट दिख रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट, ये शिफ्ट का क्या रीजन है, क्यों ये शिफ्ट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। देखो एक तो हायर एल्टीट्यूड में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में भी हम लोग को लेफ्ट हैंड शिफ्ट राइट हैंड शिफ्ट देखने को मिलता है। देखो ये वाला जो है ये है राइट हैंड शिफ्ट और इधर वाला जो है ये है लेफ्ट हैंड शिफ्ट। राइट हैंड शिफ्ट कब आएगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा तो देखो पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा तो हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ऐसे भी उतना ज़्यादा नहीं पसंद करता है, तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिटैच कर देगा। यानी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में बढ़ जाएगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ना बाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होने लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तब इन दैट केस जो हमारा शिफ्ट है वो राइट हैंड शिफ्ट, ग्राफ जो है वो राइट हैंड शिफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा। तो पहले मान लो कि P50 आने के लिए अगर पार्शियल प्रेशर 30 चाहिए तो राइट हैंड शिफ्ट में P50 आने के लिए सेम वैल्यू आने के लिए आपको देखो वैल्यू जो है वो मोर देन 40 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि पार्शियल प्रेशर का अमाउंट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया पार्शियल प्रेशर P50 सैचुरेट होने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, इस बात को ध्यान रखना। और भाई देखो डिसोसिएशन होना भी ज़रूरी है क्योंकि टिश्यू लेवल पे जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है उसी के वजह से तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट हो रहा है तो वही ऑक्सीजन किसको मिल रहा है, टिश्यू को मिल रहा है। तो कभी कभी ब्रेकअप भी ज़रूरी होता है, तभी तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगा और वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, उस केस में डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। डिसोसिएशन होगा तभी वही ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, और एनर्जी बनेगा तो CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, इस केस में हेमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड होने लगेगा। अब देखो जब CO2 बढ़ जाएगा तो CO2 जब इंक्रीज होएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम, और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, जो मैंने अभी रिएक्शन बताया ना वो अभी हम लोग पढ़ेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे। तो आप ये समझो कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उस केस में H+ आयंस का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जब H+ आयंस बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन आएगा, यानी कि pH डिक्रीज होने लगेगा। अच्छा, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, फीवर के केस में। जब आपको फीवर लग गया तो आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए यानी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो एनर्जी बनेगा।
तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए यानी कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेकअप करवाना पड़ेगा, तब तो वो ऑक्सीजन टिश्यू को देगा और एनर्जी बनाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उस केस में भी आपका ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, और जो कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है। इस केस में देखो P50 का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट गया। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा तो एफिनिटी भी हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तरफ डिक्रीज हो जाएगा। एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा तो P50 का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर नॉर्मल केस में P50 का वैल्यू 30 है, जबकि जब शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में तो वही 50% सैचुरेट होने के लिए अब मोर देन 40 आ गया, यानी पार्शियल प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज हो गया। 2,3-BPG क्या होता है? आप ये ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो हम जब पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट या फिर बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लोग बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में इसका फॉर्मेशन होता है। ये 2,3-BPG को हम लोग 2,3-BPG को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन। अब ये क्या होता है समझो। एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा, वो भी कब? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तब। अब 2,3-BPG क्या करता है? कॉम्पीट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में अगर 2,3-BPG का अमाउंट बढ़ गया तो ऑक्सीजन को हटा करके ये 2,3-BPG खुद ऐड हो जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन को जो स्पेस था उसको कैप्चर कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पर किस चीज़ का इनहिबिट हो रहा है? ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ। तो देखो जब भी ये इनहिबिटर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने नहीं देगा, खुद जा करके बाइंड हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से डिटैच हो जाएगा। तो जब भी 2,3-BPG इंक्रीज होगा ये केस होगा कैसा? डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन। अच्छा, अडल्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि एफिनिटी जो होता है हेमोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन के लिए कम होता है एज कम्पेयर टू फीटस। जब एफिनिटी कम होगा तो P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। तो एज कम्पेयर टू फीटस एडल्ट का जो ग्राफ होता है वो फीटस के कंपैरिजन में थोड़ा सा राइट हैंडेड शिफ्टेड होता है। अब इसका उल्टा प्रोसेस होगा कहाँ पे? लेफ्ट हैंड शिफ्ट में। लेफ्ट हैंड शिफ्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में तो हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बढ़ गया ना। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का क्या होगा बताओ? एसोसिएशन होगा, यानी कि साथ में आकर के बाइंड करेगा। ये काम कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा तो CO2 का डिक्रीज हो जाएगा। ये काम कहाँ पे होता है बताओ? लंग्स में ये चीज़ होता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए और CO2 डिक्रीज हो जाए उस केस में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, यानी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। और ये कंडीशन कब आता है? टिश्यू लेवल पे आता है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू CO2। याद है ना, टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था? 45 और O2 कितना था? 40। तो उस केस में CO2 बाइंड हो गया था ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाया था? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। यहाँ पर देखो वही सेम कंडीशन इसका अपोजिट हो जाएगा। जब CO2 घटेगा तो H+ भी घटेगा, H+ घटेगा तो एसिडिटी घट जाएगा और बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो pH क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो आपका एसोसिएशन हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एसोसिएशन होगा। हाँ, P50 वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। 2,3-BPG इनहिबिटर कम होगा तो ऑक्सीजन जाकर बाइंड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं बाइंड कर रहा था? क्योंकि इनहिबिटर उसके जगह पे जाके बाइंड हो गया था। अब इनहिबिटर कम हो जाएगा तो वहाँ पर कौन बाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, तो एसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। फीटस के केस में आपको पढ़ाया है इसके पहले ही कि एफिनिटी जो है वो फीटस के केस में ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के प्रति ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो ग्राफ है वो लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड शिफ्ट किसके डिनोट करता है? एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन को डिनोट करता है। और राइट हैंड शिफ्ट किसको डिनोट करता है? डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन को डिनोट करता है। इतना बात समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, एक बार आप दोबारा से लेक्चर को रिपीट करके देखना, ठीक है। अब देखो क्या था, दो पर्सन थे, एक का नाम था बोहर। तो बोहर ने अपना एक इफेक्ट दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट,
बोहर्स ने बैठे बैठे क्या बोला, बैठे बैठे ये बोला कि भाई जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो जो हमारा कर्व है वो राइट हैंड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर बात कर रहा हूँ, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो हमारा जो कर्व है वो राइट हैंड शिफ्ट ले लेगा। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि जब CO2 बढ़ेगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा, तो कर्व जो है वो राइट हैंड शिफ्ट ले लेगा। सेम बात बोहर मॉडल ने, बोहर इफेक्ट ने बोला। इन्होंने क्या बोला कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारा कर्व है वो राइट हैंड शिफ्ट ले लेगा। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अच्छा, डिसोसिएशन होगा तभी तो वो ऑक्सीजन किसको सप्लाई हो जाएगा, टिश्यू को, ताकि एनर्जी बनाया जा सके। ठीक है। सेकेंड है हेल्डेन। हेल्डेन नाम का एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बोला कि भाई हम क्यों कम रहे हैं। हेल्डेन ने भी एक इफेक्ट दे दिया। हेल्डेन ने ये बोला कि जब CO2 के लिए बात हो गया है तो भाई हेल्डेन ने ऑक्सीजन का बात कर दिया कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा तो जो ग्राफ है वो कैसा शिफ्ट लेगा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट लेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड जब शिफ्ट ले लेगा तो देखो P50 वैल्यू का अगर मैं बात करूँ तो P50 वैल्यू यहाँ पर 30 पे आ रहा था नॉर्मल में। अभी जो P50 वैल्यू है ये आपका 20 में ही आ गया। यानी कि जब पार्शियल प्रेशर 20 ही है तो 50% सेचुरेट हो गया। इस केस में 30 होना पड़ा था 50% सेचुरेट होने के लिए, तो लेफ्ट हैंड कर्व ले लेगा। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। बात समझ में आया। और जब एसोसिएशन हो जाएगा तो टिश्यू में कम ऑक्सीजन जाएगा ताकि कम वो एनर्जी बना पाए। यानी कि जब भी बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा एक्सरसाइज के समय या कोई वर्क करते समय, उस समय ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को डिसोसिएट होना पड़ेगा। डिसोसिएट होगा तभी वो ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा ताकि वो एनर्जी को बना पाए। ठीक है। तो उस केस में जो ग्राफ है वो हमारा राइट हैंड शिफ्ट लेगा। और जब भी रेस्टिंग कंडीशन है, जब कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर जब हम लोग सोए हुए हैं, उस केस में क्या है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा नहीं है, तो उस समय क्या होगा, एसोसिएशन होगा। तो वहाँ पर ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट में ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैं बोलूँगा एक बार दोबारा से ये टॉपिक को ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग लगता है। एक बार आप कंसंट्रेट करके देखोगे फिर इसको समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीटल हेमोग्लोबिन। ठीक है। देखो फीटल हेमोग्लोबिन के बारे में कुछ अलग प्रॉपर्टीज है। फीटल हेमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, फीटस का आरबीसी। फीटस क्या होता है, जब बेबी मदर के यूटेरस के अंदर होता है तो फीटस का जो आरबीसी है उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर पाया जाता है फीटल हेमोग्लोबिन। फीटल हेमोग्लोबिन अडल्ट हेमोग्लोबिन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम एडल्ट हेमोग्लोबिन। एक्चुअली अडल्ट हेमोग्लोबिन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। एडल्ट हेमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। और एडल्ट हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी भी कम होता है। जबकि देखो फीटल हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन तो है लेकिन यहाँ पर 2 बीटा चेन नहीं है, उसके जगह पे 2 गामा चेन है। और ये जो स्ट्रक्चर है हेमोग्लोबिन का, इस स्ट्रक्चर की वजह से अडल्ट हेमोग्लोबिन के कंपैरिजन में फीटल हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति जो एफिशिएंसी है, एफिनिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखो इंक्रीज एफिनिटी, यानी कि सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे एडल्ट हेमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा था उससे कई ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगा कौन, फीटस का हेमोग्लोबिन। यानी कि जो P50 वैल्यू है वो फीटस के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो फीटल हेमोग्लोबिन बाइंड्स मोर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू एडल्ट हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से P50 वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। किसी को ये तो नहीं ना लग रहा है कि P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है तो फिर से आप बैक जा करके वीडियो देखो। अच्छा ये ज़रूरी भी है, फीटस के अंदर हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का एफिशिएंसी या एफिनिटी ज़्यादा होना ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है फीटस को, वो डायरेक्टली फीटस जो है वो एटमॉस्फेयर से नहीं एक्वायर कर रहा है। मदर जो है वो एटमॉस्फेयर से एक्वायर कर रही है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन को प्लासेंटा से क्रॉस करके फीटस तक पहुँचाया जा रहा है मदर के थ्रू। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा एक कनेक्शन है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बिटवीन मदर एंड फीटस। तो ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन मदर से फीटस की तरफ पहुंचाना और फीटस से एक्सक्रीटरी वेस्ट या CO2
मदर तक पहुंचाना, ये प्लासेंटा का काम होता है। तो प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस करके ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा फीटस तक, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एफिनिटी हेमोग्लोबिन का ज़्यादा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड सर्कुलेशन थ्रू प्लासेंटा। इंक्रीज इन एफिनिटी ड्यू टू, अब ये एफिनिटी हेमोग्लोबिन में या फीटल हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का एफिनिटी ज़्यादा क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका दो रीज़न है। सबसे पहला ये रीज़न है कि कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कि मदर के अंदर जो हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है ब्लड में, फीटस के अंदर उससे कई ज़्यादा हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है। एक्चुअली आरबीसी जो है फीटस के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी फीटस के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मदर। तो आरबीसी ज़्यादा पाया जाएगा तो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा पाया जाएगा। देखो आरबीसी के अंदर है क्या, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आरबीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन भरा हुआ है। तो जितना ज़्यादा आरबीसी होगा उतना ज़्यादा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ फीटस, देखो एचपीएफ मतलब फीटल हेमोग्लोबिन, इज 30% ग्रेटर देन एडल्ट हेमोग्लोबिन, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा रीज़न ये है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस, यानी जो 2 अल्फा और 2 गामा चेन है फीटस में, वो क्या करता है, एफिनिटी को ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ फीटल हेमोग्लोबिन डिफरेंट फ्रॉम मेटरनल हेमोग्लोबिन, मेटरनल मतलब मदर का हेमोग्लोबिन, ठीक है सॉरी। अब इसके वजह से जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था उसमें कैसा शिफ्ट आएगा, आप सोचो, राइट हैंड शिफ्ट आएगा कि लेफ्ट हैंड शिफ्ट आएगा? राइट हैंड शिफ्ट कब आता था, जब डिसोसिएशन होता था, और लेफ्ट हैंड शिफ्ट कब आता था, जब एसोसिएशन होता था। एसोसिएशन कब होता था, जब ऑक्सीजन का एफिनिटी ज़्यादा होता था, और डिसोसिएशन कब होता था, जब ऑक्सीजन का एफिनिटी कम होता था हेमोग्लोबिन को। तो यहाँ पर तो एफिनिटी कहीं ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो कैसा शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ फीटल हेमोग्लोबिन इज टू लेफ्ट ऑफ मेटरनल हेमोग्लोबिन के कंपेरिजन में फीटस के अंदर जो शिफ्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा थोड़ी तरफ, जिसकी वजह से P50 वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसके वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन आता है। हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी तो ज़्यादा है ना, तो टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए। नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन तब पहुंचेगा जब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तब जाकर के वो ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतने टाइट पकड़स, मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इतना टाइटली बाउंडेड है, दोनों के प्रति इतना ज़्यादा एफिनिटी है कि वो एक दूसरे को अलग नहीं करना चाह रहा है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग नहीं होना चाह रहा। तो जो हेमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोल रहे हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं करना चाह रहा। जब ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं करना चाहेगा तो वो टिश्यू तक जाएगा कैसे, तो टिश्यू में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब देखो ये है बर्थ के समय क्या होता है, फीटस जब मदर के अंदर होता है उस समय तो उसके अंदर सिर्फ फीटल हेमोग्लोबिन ही होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब फीटस का बर्थ होता है उस समय क्या होता है, उस समय भी फीटल हेमोग्लोबिन का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उस बेबी के अंदर। अप्रोक्स 60 to 80% फीटल हेमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होता है और बचा हुआ एडल्ट हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हाँ, जब वही बच्चा 1 साल पहुंच जाता है, लगभग 1 ईयर का हो जाता है, उस समय वो फीटल हेमोग्लोबिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। 1% मैंने लिखा है, मतलब वो नेग्लिजिबल ही है। फीटल हेमोग्लोबिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सारा फीटल हेमोग्लोबिन जो है वो एडल्ट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आपको फीटल हेमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी तो हम लोग ने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का बात करें तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन। आगे हम लोग देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एक नोट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग स्टेज में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू में। उसी तरह से रेस्टिंग स्टेट में 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
4 ml CO2 को कैप्चर करेगा टिश्यू से। देखो वहाँ पर ऑक्सीजन टिश्यू को देना था, यहाँ पर टिश्यू से ऑक्सीजन लेना है। तो यानी कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml CO2 प्रेजेंट होगा? 4 ml CO2 प्रेजेंट होगा इन रेस्टिंग स्टेज में। वर्किंग स्टेज में क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा फंक्शन करेंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करेंगे, तो उस केस में CO2 का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने रेस्टिंग स्टेज में आपको बताया। चलो नेक्स्ट हम लोग इसके CO2 के ट्रांसपोर्ट को डिटेल में चलो तो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। देखो ऑक्सीजन के केस में हमने स्टार्ट किया था एल्वोलाई से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर एल्वोलाई में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था हेमोग्लोबिन से। यहाँ पर टिश्यू लेवल पे ऐड होगा CO2 हेमोग्लोबिन से, इसीलिए हम लोग टिश्यू लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर टिश्यू लेवल का हम लोग बात करें तो यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है ये समझो। सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया है, ये पूरा का पूरा ब्लड वेसल है जिसके अंदर ये RBC है। अच्छा RBC का जो शेप होता है वो बाई कॉन्केव शेप होता है इस तरह का, ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर समझने के लिए बनाया है। ये क्या है? टिश्यू है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये तो हमको पता ही होना चाहिए कि टिश्यू लेवल पे होता क्या है। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू में जिससे केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा और CO2 प्रोड्यूस होगा। फिर वो CO2 कहाँ जाएगा? वापस से जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा और वो एल्वोलाई के पास जाएगा एक्सहेल आउट होने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, CO2 जाएगा टिश्यू से। देखो कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा एल्वोलाई तक। 23% कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा और ये कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के थ्रू चला जाएगा एल्वोलाई के पास। और 70% का क्या होगा? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होगा। अब समझना, ये तो 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जाएगा, ये तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर कि ये HHB क्या है? हेमोग्लोबिनिक एसिड। HHB है हेमोग्लोबिनिक एसिड। जब जैसे ही CO2 आएगा तो ये हेमोग्लोबिनिक एसिड H+ रिलीज करेगा और हेमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा CO2 के साथ और क्या बना लेगा? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगा और रिलीज क्या किया? H+ आयन रिलीज किया, ठीक है। 70% अगर CO2 का हम लोग बात करें तो ये वाला रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बोला था, लिखा नहीं था, मैं बोला था कि आगे बताऊंगा। देखो CO2 यहाँ पर वाटर के साथ ऐड हुआ, 70% CO2 वाटर के साथ ऐड हुआ। Ca क्या है? एक इंजाइम है। इंजाइम क्या होता है? बायो कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। Ca मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एक इंजाइम है, ये एक फास्टेस्ट इंजाइम होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में क्या होगा कि CO2 और वाटर कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम और फॉर्मेशन करेगा H+ का और बाइकार्बोनेट आयन का। ये रिएक्शन समझ में आया? अब देखो H+ यहाँ भी फॉर्म हुआ, H+ यहाँ भी फॉर्म हुआ। अभी एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है ये H+ क्या करेगा? इंक्रीज इन H+ कंडीशन की वजह से क्या होता है? pH डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर pH में चेंज नहीं आना चाहिए। देखो ब्लड जो है वो एक बफर सॉल्यूशन भी होता है। बफर मतलब क्या होता है? एक ऐसा केमिकल या एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि pH में चेंज आने को रेसिस्ट करे। pH में चेंज नहीं आना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो ये H+ के फॉर्मेशन की वजह से pH में चेंज आ जाएगा, pH डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस H+ को यूटिलाइज करना पड़ेगा। यूटिलाइज कैसे होगा? जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन करके आया है एल्वोलाई से वो यहाँ पर डिसोसिएट करेगा। जैसे ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन को H+ आयन मिलेगा, अब मैंने आपको बताया था कि हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ऐसे भी उतना पसंद नहीं करता है, वो चाहता है जल्द से जल्द ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने के लिए। तो जैसे ही H+ आयन यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो ये हेमोग्लोबिन यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये क्या है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो कहाँ से बन के आया है? एल्वोलाई के पास से, कैपिलरी में। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट करेगा। जैसे ही H+ इसको मिलेगा, ये H+ कहाँ से है बाबू? यहाँ से आया और यहाँ से आया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट किया, डिसोसिएट करने के बाद वापस से ये हेमोग्लोबिनिक एसिड बना लिया, देखो जो यहाँ पर बना था, और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। फिर ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ ये कहाँ चला जाएगा? टिश्यू में चला जाएगा।
तो इस तरह से ऑक्सीजन जो आया था वो टिश्यू में चला गया और जो CO2 प्रोड्यूस हुआ था कैटालिटिक रिएक्शन से वो कहाँ चला गया, वो चला गया वापस से एल्वोलाई में ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन को टिश्यू में पहुंचाना, ये कौन सा इफेक्ट है बताओ, बोहर्स इफेक्ट या फिर हेल्डेन इफेक्ट? ये है बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट में ही तो ऑक्सीजन टिश्यू को मिल रहा था ना डिसोसिएट होकर के। अब देखो यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आयन बना, ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के बाहर निकलेगा, ये है आरबीसी, कंफ्यूज नहीं होना। आरबीसी के बाहर निकलेगा, प्लाज्मा के अंदर आएगा जो कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर प्रेजेंट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होकर के बनाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो Na+ और Cl- बन जाएगा। अब जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आया, ये HCO3- और Na+ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। और यही सोडियम बाइकार्बोनेट आयन जो कि अप्रोक्स 70% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करके इसको एल्वोलाई तक लेके जाता है। अच्छा देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आयन कैसे बना, जब ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया, यानी HCO3- बाहर आने की वजह से इस आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर गया है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है। तो आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, चार्ज को मेंटेन करने के लिए, ये जो क्लोराइड आयन बना था ये शिफ्ट होकर के वापस से चला जाएगा आरबीसी के अंदर। जो कि ये माइनस चार्ज रिलीज हुआ था इसको फुलफिल करने आएगा, बैलेंस करने आएगा ये क्लोराइड आयन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर इसकी हम लोग हैमबर्गर फेनोमेना भी बोलते हैं। हैमबर्गर फेनोमेना, किसी के मुंह में बर्गर सुन के पानी आ रहा होगा, तो हैमबर्गर फेनोमेना। इसमें हो क्या रहा है, इनफ्लक्स ऑफ Cl- अंदर की तरफ जा रहा है आरबीसी में, तो इनफ्लक्स ऑफ Cl- हो रहा है। क्यों हो रहा है, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आयंस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये क्लोराइड शिफ्ट यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 फॉर्म में यहाँ पर CO2 का ट्रांसपोर्ट हुआ है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड में प्रेजेंट है ये आरबीसी के अंदर होगा हेमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है, हेमोग्लोबिनिक एसिड के फॉर्म में होता है। 7% तो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर चला गया। 23% CO2 इस हेमोग्लोबिनिक एसिड से रिएक्ट करेगा, हेमोग्लोबिनिक एसिड H+ रिलीज करेगा और हेमोग्लोबिन CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगा। ये अप्रोक्स कितना कैरी करता है, 23% CO2 को कार्बोनिक हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। 70% CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में और फॉर्मेशन करेगा कार्बोनिक एसिड का। फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करेगा तो H+ आयन बनेगा और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। अभी जो यहाँ पर H+ आयन बना, यहाँ पर H+ आयन बना, ये pH को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके चलते इसी H+ आयन को ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन यूटिलाइज करेगा और डिसोसिएट कर देगा, और हेमोग्लोबिनिक एसिड फिर से बन जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। फिर वो ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट क्या था, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आरबीसी टू टिश्यू, यानी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना, यही होता है बोहर्स इफेक्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि एल्वोलाई के लेवल पे सेम प्रोसेस कैसे होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि एल्वोलाई के लेवल पे CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो ये मैंने क्या बनाया है, एल्वोलाई ऑफ लंग्स बनाया है। ये क्या है, वापस से वही ब्लड वेसल है, ये आरबीसी है। देखो यहाँ पर जो काम हुआ था उसका अपोजिट यहाँ पर होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन एल्वोलाई में प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर में चेंज होने के कारण ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी में, वो ऑक्सीजन चला गया आरबीसी के अंदर। अब देखो क्या होगा, HHB यानी कि हेमोग्लोबिनिक एसिड जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है, ये हेमोग्लोबिनिक एसिड कहाँ से आएगा, जो HbCO2 बना था, यानी कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बना था टिश्यू लेवल पे, जो कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा था, वो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, हेमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वहाँ पर ये दोनों कंबाइन होकर के ये बना था, और एल्वोलाई के लेवल पे ये डिसोसिएट होकर के ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब यही हेमोग्लोबिनिक एसिड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ये मत समझना कि ये हेमोग्लोबिनिक एसिड आया कहाँ से, यही कंपाउंड डिसोसिएट होकर के हेमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर वो हेमोग्लोबिनिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है, अप्रॉक्स 97%।
और रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये एसिड है ना, यहाँ से H+ रिलीज होगा, हेमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये जो H+ रिलीज हुआ है ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अब ये जो H+ रिलीज हुआ है आपको याद होगा बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था टिश्यू लेवल पे। वही सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएट होगा और सोडियम अलग हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन अलग हो जाएगा। यही बाइकार्बोनेट आयन फिर से इन्फ्लक्स होगा इसका आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर आएगा और यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ है वो H+ के साथ बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में और क्या फॉर्म करेगा, एसिड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। फिर कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में फिर से डिसोसिएट करेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, हमारा लंग्स में चला जाएगा, एल्वोलाई में चलेगा, वहाँ से एक्सहेल आउट करने के लिए। तो देखो जो भी प्रोसेस वहाँ पर हुआ था इसका ठीक उल्टा यहाँ पर हो रहा है। प्लाज्मा में वहाँ पर 7% CO2 जाकर डिजॉल्व हुआ था, यहाँ पर वही 7% CO2 वापस से एल्वोलाई में चला जाएगा। फिर वहाँ पर कार्बामिनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर कार्बामिनो हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा और CO2 एल्वोलाई में चला जाएगा। वहाँ पर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर बाइकार्बोनेट फिर से डिसोसिएट करेगा और कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड से H+ CO2 और H2O बनाएगा, फिर ये CO2 एल्वोलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है, CO2 का डिसोसिएशन हो रहा है। इसको कौन सा इफेक्ट हम लोग बोलते हैं, याद होगा आपको, हेल्डेन इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन का एसोसिएशन ही तो होता है और एसोसिएशन होकर के ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अब वहाँ पर देखो Cl- आयन जो है वो इनफ्लक्स हुआ था आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला गया था। यहाँ पर क्या हुआ है कि एडिशनल बाइकार्बोनेट आयन इनफ्लक्स हुआ है, तो फिर से आयोनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो क्लोराइड आयन था वो फिर से बाहर आ जाएगा, आउटफ्लक्स हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, आउटफ्लक्स ऑफ Cl- आयन। फिर ये Cl- NaCl Na+ के साथ रिएक्ट करके फिर से फॉर्मेशन कर लेगा NaCl का। तो जो प्रोसेस टिश्यू लेवल पे हो रहा था उसका ठीक अपोजिट प्रोसेस होता है एल्वोलाई लेवल पे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि आप जो दोनों मैंने डायग्राम बनाया ना, एक ये और एक पहले वाला, आप दोनों डायग्राम को एक बार कॉपी में बनाओ और एक बार लेक्चर को फिर से देखो, जहाँ से मैंने CO2 का ट्रांसपोर्ट बताया है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपको एक बार में फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CO पॉइजनिंग। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO जो है एक पॉइजनस गैस है, आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। एफिनिटी का बात किया जाए तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हेमोग्लोबिन का CO के प्रति सबसे ज़्यादा एफिनिटी है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रति सबसे कम एफिनिटी है हेमोग्लोबिन का। डाटा भी यहाँ पर दिया हुआ है, एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 200 to 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। यानी कि जितना ऑक्सीजन को चाहता है हेमोग्लोबिन, उससे 200 से 250 गुना ज़्यादा वो चाहता है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साइड बाइंड करना। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये जो प्रोसेस है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनने वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने वाले प्रोसेस से। यानी जितना टाइम में ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है उससे कई जल्दी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, नहीं, थोड़े से अमाउंट का कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर एल्वोलेट एयर में प्रेजेंट है ना, जैसे अगर मैं आपको बता दूं सेम प्रेशर अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंट है और सेम प्रेशर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंस है एल्वोलर एयर में, तो हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। देखो लिखा हुआ भी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 0.07 mmHg अगर रहा, जो कि अबाउट 1% ऑफ टोटल प्रेशर है, इन दैट केस भी क्या होगा, एल्वोलर में अगर प्रेजेंट है तो ये 1% कार्बन मोनोऑक्साइड भी लीथल है। लीथल मतलब जानलेवा है, इससे डेथ भी हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है टिश्यू लेवल पे
CO2, वो CO2 हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, एल्वियोलाई में नहीं आ पाएगा, एक्सेल आउट नहीं हो पाएगा, तो वो CO2 क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा टिश्यू के पास, पहला। दूसरा ये होगा कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा टिश्यू को फर्दर, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाइंड ही नहीं कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, जबकि ऑक्सीजन का भी प्रेशर है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंस में ऑक्सीजन का प्रेशर का कोई वैल्यू ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो वही बाइंड हो जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन का भी डिफिशियंसी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, डीप ब्रीदिंग होने लगेगा। और कुछ समय तक अगर ऐसा रहा ना, बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए होता है, बहुत कम टाइम तक भी अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहा ना, ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाया टिश्यू को, तो फिर इंसान का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, सफोकेशंस होने लगेगा, सीजेशन इन ब्रीदिंग हो जाएगा, सीज हो जाएगा ब्रीदिंग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही बाइंड है, ऑक्सीजन के बाइंड होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ बाइंड होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये काफ़ी पॉइजनस गैस होता है। तो आपको मैंने अच्छे से समझाया है पूरे प्रोसेस के बारे में, लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट ही है। मैं नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करूँगा, एक लेक्चर और लगेगा, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल किया जाता है हमारे बॉडी और माइंड के थ्रू। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के लेक्चर को आपको समझ में आ भी गया हो तो एक बार और फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर देखना लेक्चर को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको आज बताई है, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।